दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक बेनाम गुलाम की सच्ची दास्तान है जिसने अकेले ही रोमन साम्राज्य को जड़ों से उखाड़ फेंका था। सीरीज का नाम है स्पार्टकस, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो कहानी की शुरुआत एक बेनाम गुलाम के साथ होती है जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। हम इसे स्पार्टकस बुलाएंगे। बाहर ग्लैडिएटर और एक थ्रेशियन के बीच जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है जिसे लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। समय है 73 BC। हम रोम के मिलिट्री कमांडर ग्लैबर को थ्रेशियंस कबीले के साथ एक डील करते हुए देखते हैं। उन थ्रेशियंस में स्पार्टकस भी मौजूद था। रोम को ग्रीक और मैथिड्रेट्स दोनों राज्यों ने घेर रखा है। वो उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ग्लैबर बताता है कि ग्रीक जल्द ही उनके गांव पर भी हमला करेंगे। उसके पास सैनिकों की कमी थी, इसीलिए वो चाहता है कि थ्रेशियंस उनके साथ मिलकर ग्रीक और मैथिड्रेट्स का सामना करें। लेकिन थ्रेशियंस को सबसे ज्यादा खतरा बारबेरियन से था, जो उनकी औरतों को उठा ले जाते थे और बच्चों को मार डालते थे या गुलाम बना लेते थे। उनमें से एक थ्रेशियन स्पार्टकस चाहता है कि रोमन सेना उनकी बारबेरियंस को खत्म करने में उनका साथ दे, तभी वो उसकी सेना में शामिल होंगे। ग्लैबर बेहिचक उनसे वादा करता है कि अगर थ्रेशियंस उनका साथ दें तो वो बारबेरियंस को उनके गांव में पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। अब ये सुनकर थ्रेशियंस कैपलर का साथ देने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद हम स्पार्टकस को उसकी पत्नी सूरा के साथ देखते हैं, जिससे वो बेहद प्यार करता था। अगले दिन थ्रेशियंस को बारबेरियंस के साथ युद्ध के लिए निकलना था। सूरा काफी उदास है। उसे कल रात काफी बुरा सपना आया था। स्पार्टकस उसे दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला और वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। वो निशानी के रूप में अपना एक रिबन उसकी जांघ पर बांध देता है ताकि वो रिबन हमेशा सूरा को उसकी याद दिलाए। सारे थ्रेशियंस माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनका सामना बारबेरियन से होता है। रोम की सेना अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। उनके आने से पहले ही थ्रेशियंस ने काफी बारबेरियंस को मार गिराया। काफी देर बाद जब वहां रोम सेना आई, बचे कुचे बारबेरियंस भाग निकले। असल में ग्लैबर केवल थ्रेशियंस का साथ देने का दिखावा कर रहा था। उसे बारबेरियंस की नहीं बल्कि उसके असली दुश्मन ग्रीक और मैथिड्रेट्स की चिंता है, जिन्हें हरा कर उसे रोम में इज्जत और ऊंची रैंक मिल सकती है। बारबेरियंस तो कभी रोमन्स के लिए खतरा थे ही नहीं। अब रात के वक्त थ्रेशियंस देखते हैं कि रोम सेना, जिनकी तलवारों ने आज बारबेरियंस का बाल तक नहीं छुआ, बड़े आराम से टेंट में आराम कर रहे थे। लेकिन वहीं थ्रेशियंस, जिन्होंने बारबेरियंस के साथ युद्ध लड़ा, उन्हें बर्फ के बीचों बीच खुले में सोना पड़ रहा है। खाने के लिए भी उनके पास ढंग का सामान नहीं था। इस वजह से एक थ्रेशियन को काफी गुस्सा आ गया। स्पार्टकस उस थ्रेशियन को समझाता है कि उन्होंने रोम सेना का साथ देने का वादा किया है और वो यहाँ अपने गांव को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी ग्लैबर आकर उन दोनों को रोकता है। जिसके बाद हम ग्लैबर को उसकी पत्नी इलिथिया के साथ देखते हैं, जो रोमन सेनेटर की बेटी है। वो ग्लैबर से ग्रीक और मैथिड्रेट्स पर हमला करने के लिए कहती है। इससे उसकी इज्जत अपने सेनेटर ससुर की नजरों में बढ़ जाएगी। वो उसे बारबेरियन से लड़कर अपना समय खराब करने से मना करती है। उधर स्पार्टकस और वही थ्रेशियन छिपकर बारबेरियंस के अड्डे पर जाते हैं और देखते हैं कि बारबेरियंस ने उनके गांव के करीब टेंट्स लगा लिए हैं, मतलब उनका गांव खतरे में था। वो इस बात की जानकारी ग्लैबर को देते हैं और चाहते हैं कि ग्लैबर अपने कुछ सैनिक गांव के बॉर्डर पर भेजे, लेकिन ग्लैबर ऐसा करने से मना कर देता है और उन्हें डांट कर भगा देता है। अब अगले दिन थ्रेशियंस को लगा कि वो बारबेरियंस का सामना करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे थ्रेशियन से पता चला कि उन्हें बारबेरियंस से लड़ने के लिए नहीं बल्कि ईस्ट के ब्लैक सी में मैथिड्रेट से युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा है। ग्लैबर ने उनके साथ धोखा किया। स्पार्टकस ग्लैबर से बात करता है, लेकिन वो उन्हें ईस्ट की तरफ चलने पर जोर देने लगा। अगर वो ईस्ट की तरफ गए तो बारबेरियन थ्रेशियन के गांव पर हमला करके सबको मार देंगे और डील के मुताबिक उन्हें पहले बारबेरियंस को खत्म करना था। स्पार्टकस ईस्ट की तरफ जाने से मना कर देता है, जिस पर ग्लैबर ने तलवार निकाल ली। स्पार्टकस उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। थ्रेशियंस और रोम की सेना के बीच लड़ाई होने लगी और थ्रेशियंस ने रोम सैनिकों को मार दिया। लेकिन स्पार्टकस को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ग्लैबर को वहीं कीचड़ में जिंदा छोड़कर चले जाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
उधर सूरा जब पेड़ से सेब तोड़ रही थी, बारबेरियंस उसे घेर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त पर स्पार्टकस आ जाता है और बारबेरियंस को मार गिराता है। अचानक उन्हें दूर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो देखते हैं कि बारबेरियंस ने उनके पूरे गांव को जला दिया था। वो वापस गांव नहीं जा सकते थे, इसलिए माउंटेन्स में ही रात बिताते हैं। स्पार्टकस अपने गांव के लोगों के लिए काफी दुखी है। अगली सुबह ग्लेबर उन्हें ढूंढ कर पकड़ लेता है और सूरा को उसके सैनिक अपने साथ ले गए। स्पार्टकस को पूरी तरह से पीटा जाता है क्योंकि उसी की वजह से सेनेटर ने उसे वापस इटली आने को कहा है। ग्लेबर कहता है कि वो उसकी पत्नी को गुलाम बनाकर बेच देगा और स्पार्टकस रोम की मिट्टी में कहीं मरा पड़ा होगा। उसने स्पार्टकस के साथ साथ बाकी थ्रेशियंस को भी बंदी बना लिया और समुद्र के रास्ते वो उन्हें इटली के कापुआ राज्य ले जाता है, जहां इलीथिया उसे बताती है कि उसके पिता ने कल एरेना में ग्लैडिएटर्स की लड़ाई का इंतजाम किया है, लेकिन वो ग्लेबर से ज्यादा खुश नहीं है। ग्लेबर बताता है कि उन्हें खुश करने के लिए उसके पास कुछ तोहफे हैं। जिसके बाद हम कापुआ के सेनेटर अल्बेनियस को देखते हैं। उसने लूडस के मालिक बटियाटस को इनवाइट किया है, जो अपने 2 स्ट्रॉन्ग ग्लैडिएटर बारका और सीजस के साथ आया था। वहीं मार्कस अपने 6 ग्लैडिएटर्स को साथ लेकर आया है। जिसके बाद वहां ग्लेबर 6 थ्रेशियंस के साथ आया और बताता है कि कल की फाइट के बाद इन थ्रेशियंस को एग्जीक्यूट यानी मार दिया जाएगा। उसके इस काम से सेनेटर को कोई भी खुशी नहीं हुई और वो ग्लेबर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वहीं स्पार्टकस वहां मौजूद हर लड़की में अपनी पत्नी सूरा को ढूंढ रहा था। एक ग्लैडिएटर उसे मारने का इशारा करता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। स्पार्टकस की जंजीरें खोलकर उसे एरेना में लाया जाता है, जहां वो देखता है कि उसके साथी का ग्लैडिएटर ने गला काट दिया था। उसके सभी साथी मार दिए गए हैं। स्पार्टकस मैदान में आता है, लेकिन यहाँ उसका मुकाबला एक ग्लैडिएटर से नहीं बल्कि मार्कस के लाए 4 ग्लैडिएटर से होना था, जो ग्लेबर का आइडिया है। सेनेटर को लगता है कि ये स्पार्टकस के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन ग्लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब फाइट शुरू हुई, स्पार्टकस जी जान से लड़ता है, लेकिन इस बीच वो काफी जख्मी हो गया था। ग्लेबर ग्लैडिएटर से उसे खत्म करने का इशारा करता है, लेकिन तभी स्पार्टकस की नजर ग्लैडिएटर की शील्ड पर बने रेड स्नेक पर पड़ी, जिसका सपना सूरा ने देखा था। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उसे सूरा की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि सबको खत्म कर दो। जिसके बाद स्पार्टकस ने एक एक करके उन 4 ग्लैडिएटर्स को मौत के घाट उतार दिया। सब लोग उसकी इस बहादुरी से दंग रह गए और मांग करने लगे कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। सेनेटर उसकी जान बख्शने की बात करता है, लेकिन ग्लेबर किसी भी सूरत में उसे मरता हुआ देखना चाहता था, लेकिन वो जनता की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्पार्टकस की बहादुरी को देखकर बेतियातस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो स्पार्टकस को खरीदना चाहता है। उसके लूडस मतलब ग्लैडिएटर स्कूल में वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से ग्लेबर की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सेनेटर राजी हो गया और उसने स्पार्टकस की मौत की सजा को गुलामी में बदल दिया। स्पार्टकस को जीवन दान देते हुए वो ग्लेबर से स्पार्टकस का नाम पूछता है। ग्लेबर को उसका नाम नहीं पता था। उसकी फाइट स्किल्स देखकर बटियाटस ने उसे स्पार्टकस नाम दिया, क्योंकि आज वो इसी नाम के एक क्रूर थ्रेशियन राजा की तरह लड़ा था, जिसके बाद उसे गुलाम की तरह बटियाटस को बेच दिया गया। स्पार्टकस को खरीदने के लिए उसे काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ी। उसकी खुद की माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अगर स्पार्टकस उसके लिए फाइट्स जीतने लगा तो उसे काफी फायदा हो सकता था। बटियाटस सबसे पहले उसके बालों को छोटा करने का आदेश देता है। बाद में हम स्पार्टकस को एक नए लुक में देखते हैं। क्राइसस नाम का एक ग्लैडिएटर स्पार्टकस और उसके कबीले की औरतों के बारे में अभद्र बातें कहने लगा। स्पार्टकस ने भी उसे अच्छे से सुना दिया। उनकी पहली मुलाकात ज्यादा अच्छी नहीं रही। अब जिन गुलामों को लूडस में लाया गया था, उन्हें डॉक्टर नाम का एक हब्सी ट्रेन करने वाला है, जो एक पूर्व ग्लैडिएटर और गुलाम रह चुका है। वो स्पार्टकस की ताकत से बहुत अच्छे से वाकिफ था, लेकिन वो कहता है कि स्पार्टकस उन ग्लैडिएटर्स को इसलिए हरा पाया क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड नहीं थे।
वो क्राइसस को स्पार्टकस से लड़ने को कहता है, लेकिन स्पार्टकस नहीं लड़ना चाहता। डॉक्टर बाटियातस से कहता है कि वो स्पार्टकस को ट्रेन नहीं कर सकता, इसीलिए उसे माइंस में काम करने के लिए भेज दिया जाए। माइंस में जाने का मतलब था कि उसकी पत्नी सूरा को खोजने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ये सुन स्पार्टकस लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन वो क्राइसस से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। क्राइसस जो कि एरेना का सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर्स में से एक है। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो अपनी 2 फिंगर्स दिखाए, लेकिन स्पार्टकस ने सरेंडर करने से मना कर दिया। डॉक्टर क्राइसस से स्पार्टकस का गला काटने को कहता है, लेकिन बाटियातस ने उसे मना कर दिया और डॉक्टर से उसकी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहता है, जिसके बाद स्पार्टकस की ग्लैडिएटर बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहीं पर उसकी दोस्ती वारो नाम के एक रोमन से हुई, जिसने अपना कर्ज उतारने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खुद को गुलामी में बेच दिया। अगर वो फाइट जीतता है तो 2 साल के अंदर ही अपना कर्ज उतार कर यहाँ से जा सकता था। वारो को लगता है कि स्पार्टकस उन सभी गुलाम ग्लैडिएटर से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसने अपने एग्जीक्यूशन को जीवन दान में बदल दिया था। अब रात के वक्त वारो और बाकी स्लेव्स स्पार्टकस से पूछते हैं कि वो तो ग्लैडिएटर्स से लड़ चुका है, उसे क्या लगता है कि वो ग्लैडिएटर्स को हरा पाएंगे। स्पार्टकस कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। जिसके बाद हम लूडस में ग्लैबर को देखते हैं। वो स्पार्टकस के पास आता है और उसे वही रिबन दिखाता है जो स्पार्टकस ने अपनी पत्नी सूरा की जांघ में बांधा था। वो बताता है कि उसके सैनिकों ने उसकी पत्नी के साथ मजे किए और फिर उसने उसे एक सीरियाई व्यापारी को बेच दिया। ग्लैबर उस रिबन को नीचे फेंक कर चला गया। स्पार्टकस उसे सीने से लगाकर चिल्लाने लगा। जिसके बाद स्पार्टकस और कार्जा फिर से ट्रेनिंग करने लगे। स्पार्टकस की नजर ग्लैबर पर पड़ी। कार्जा इस बात से अनजान उस पर हमला कर देता है। गुस्से में स्पार्टकस ने कार्जा को बुरी तरह से पीट दिया। डॉक्टर उसे काबू करता है। इस बीच स्पार्टकस का रिबन उसके हाथ से छूट गया और वो उसे पाने के लिए उठता है। ये चीज डॉक्टर ने नोटिस करी। जिसके बाद हम डॉक्टर को बाटियातस के साथ बात करते हुए देखते हैं। बाटियातस को लग रहा था कि वो स्पार्टकस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को स्पार्टकस की ताकत पर पूरा यकीन है। वो बताता है कि स्पार्टकस इस रिबन की वजह से काफी परेशान दिख रहा था। बाटियातस को याद आया कि उसने ये रिबन ग्लैबर के पास देखा था। वो डॉक्टर से स्पार्टकस को उसके पास लाने को कहता है ताकि उसके बारे में कुछ पता लगा सके। स्पार्टकस से बात करके उसे पता चला कि उसकी पत्नी को ग्लैबर ने सीरियन को बेच दिया है। ये सुन बाटियातस उससे वादा करता है कि वो एक बेहतरीन ग्लैडिएटर बनकर आज उसके लिए फाइट जीत कर दिखाए। इसके बदले में वो उसकी पत्नी को उसके पास लाने का वादा करता है। अब रात के वक्त न्यू कमर्स और ग्लैडिएटर्स के बीच फाइट हो रही थी। वारो का भी आज फाइनल टेस्ट था। इस टेस्ट में वो पास हो जाता है, लेकिन एक ट्रेनी मारा गया। जिसके बाद क्राइसस और स्पार्टकस के बीच फाइट शुरू हो गई। क्राइसस स्पार्टकस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अंत में क्राइसस का पैर उस रिबन के ऊपर था जिसे खींचकर स्पार्टकस ने उसे नीचे गिरा दिया। उसे खत्म करने ही वाला था कि बाटियातस ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो अपने सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर क्राइसस को खोना नहीं चाहता था। स्पार्टकस इस टेस्ट में किस्मत से पास हो जाता है। उसे शपथ दिलाने के बाद कि वो बाटियातस के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर सकता है, उसके हाथ में बाटियातस ने अपनी छाप बनाई। अब से वो बाटियातस के लिए पैसा कमाने का एक साधन मात्र बन गया। कठिन ट्रेनिंग के दौरान कई बार उसका उपहास बनाया जाता। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो 2 उंगली उठाकर सरेंडर भी कर सकते हैं। स्पार्टकस को ये बात पसंद नहीं आती। उसके लिए मैदान में जीत मायने रखती थी, ना कि सरेंडर की भीख। अपनी बात रखने पर उन्हें कड़ी सजा दी गई। अगले सीन में हम कापुआ के चैंपियन ग्लैडिएटर क्राइसस को देखते हैं, जिसे लुक्रेशिया अपने कमरे में बुलाती है। लुक्रेशिया बाटियातस की पत्नी है। जब भी उसका पति बाहर होता, वो क्राइसस को अपने कमरे में बुलाती और उसके साथ इंटीमेट होती। बाहर उसकी निजी दासी नेविया, जिसे क्राइसस पसंद करता था, वो निगरानी करती। अब एक एनुअल फेस्टिवल के दौरान लूडस के 20 ग्लैडिएटर्स की फाइट होनी है। स्पार्टकस को वारो के अगेंस्ट लड़ना था, जबकि वो क्राइसस से फाइट करना चाहता है, जिसे एक दूसरे ग्लैडिएटर के साथ फाइट करनी है। स्पार्टकस ने बड़ी चालाकी से उस ग्लैडिएटर को भड़काकर जख्मी कर दिया ताकि उसकी जगह वो खुद क्राइसस से फाइट कर सके। लेकिन वारो से उसे पता चला कि बाटियातस क्राइसस को फिर से किसी दूसरे ग्लैडिएटर के अगेंस्ट एरेना में उतारने वाला है। ये सुन स्पार्टकस सबके सामने क्राइसस से भिड़ गया। उनकी फाइट देख सब लोग काफी उत्साहित हो गए। वो इन दोनों को साथ में लड़ता हुआ देखना चाहते थे।
बतियातस, जो हमेशा से मौके का फायदा उठाते आया था, वो ऐलान करता है कि कल एरेना में क्राइसस और स्पार्टकस की फाइट होगी। फाइनली स्पार्टकस जो चाहता था उसे मिल गया। इस फाइट से बतियातस को काफी इनकम हो सकती थी, जिसकी उसे सख्त जरूरत भी है। लेकिन लुक्रेशिया इस डिसीजन से खुश नहीं थी। उसे लगता है कि स्पार्टकस क्राइसस को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब कल की फाइट में क्राइसस मर भी सकता था, और अगर वो मर गया तो लुक्सेरिया के जिस्म की भूख कौन शांत करेगा। फिर वो अपनी दासी नेविया से वाइन मंगवाती है। जब नेविया वाइन लेने गई, क्राइसिस वहां आ जाता है। डर की वजह से नेविया के हाथ से वाइन का ग्लास टूट गया। क्राइसिस नेविया के लिए एक हार लाया था जो नेविया को काफी पसंद था। इस तरह क्राइसिस उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अब अगले दिन एरेना में भारी भीड़ के बीच बतियातस अपनी पत्नी मैजिस्ट्रेट और इथीलिया के साथ मंच पर मौजूद है। वो स्पार्टकस और क्राइसिस को एरेना में बुलाता है। स्पार्टकस ने एक बार तुक्के से क्राइसिस को हराया था। उसे यकीन है कि वो क्राइसिस को आज भी हरा सकता है। फाइट शुरू होती है। शुरुआत में उनकी लड़ाई बराबरी की होती है, लेकिन कुछ राउंड के बाद क्राइसिस ने स्पार्टकस को आसानी से हरा दिया। वो पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। वो स्पार्टकस की गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने को बेताब है, लेकिन फिर अचानक स्पार्टकस ने अपना ईगो छोड़कर सरेंडर के लिए 2 उंगलियों का इशारा किया, जो आत्मसमर्पण का संकेत था। एक ग्लैडिएटर के लिए अखाड़े में आत्मसमर्पण करना बहुत शर्म की बात है। इसमें मौत का सामना करने से ज्यादा साहस की जरूरत होती है। लेकिन अपनी पत्नी सूरा को ढूंढने के लिए वो ये अपमान झेलने को भी तैयार हो गया। फिर भी लोग स्पार्टकस को मरा हुआ देखना चाहते थे। लोगों को नजरअंदाज करते हुए बतियातस स्पार्टकस को जीवन दान देने की घोषणा करता है। आखिरकार बटियाटस ने स्पार्टकस को खरीदने और ट्रेनिंग देने पर काफी बड़ी रकम जो खर्च की थी। वो नहीं चाहता कि स्पार्टकस समय से पहले मर जाए। स्पार्टकस समझ चुका है कि उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। क्राइसिस के विरुद्ध मैदान में शर्मनाक प्रदर्शन करने के बाद बतियातस स्पार्टकस से काफी नाराज है। अपनी पत्नी को वापस पाने की लालसा स्पार्टकस पर काफी हावी हो चुकी थी। बतियातस के ऊपर भी काफी कर्ज था। स्पार्टकस से अभी तक उसने चवन्नी भी नहीं कमाई थी, इसीलिए उसे पिट्स में लड़ने के लिए भेजना उसकी मजबूरी है। पिट्स, जिसे अंडरवर्ल्ड फाइट भी कहा जाता है, काफी लो रैंक में आती थी। पिट्स में फाइट के नाम पर कत्ले आम होता है। वहाँ फाइटर्स नहीं जानवर लड़ा करते थे। स्पार्टकस जो एक ग्लैडिएटर था, उसके लिए पिट्स में लड़ना काफी शर्म की बात थी। लेकिन बतियातस ने उसे एक के बाद एक लगातार कई पिट्स फाइट्स में भेजा। स्पार्टकस हर फाइट जीतता चला गया और उसने बतियातस को कुछ सिक्के भी कमा कर दिए। उधर नेविया ने क्राइसिस का वो हार भी उसे लौटा दिया जो क्राइसिस ने उसे बड़े प्यार से दिया था। क्राइसिस को लगा कि नेविया शायद उसे पसंद नहीं करती। अब गुस्से में क्राइसिस वो हार लुक्रेशिया को भेंट कर देता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। उधर पिट्स में लड़ने की वजह से ग्लैडिएटर्स स्पार्टकस का मजाक बनाने लगे, जिसके बाद क्राइसिस को बताया जाता है कि उसे लुक्रेशिया ने बुलाया है, लेकिन असल में नेविया ने झूठ बोलकर उसे अपने पास बुलाया था। वो क्राइसिस को बताती है कि वो उस हार को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर लुक्रेशिया को इस बारे में पता चला तो उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि उसे हार किसने दिया और क्यों। एक दासी के लिए इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये जानकर कि नेविया उसे पसंद करती है, क्राइसिस उसे किस कर लेता है। उधर स्पार्टकस दिन रात बस सूरा के सपनों में खोया रहता। अब एक फाइट के दौरान स्पार्टकस देखता है कि 2 आदमी बतियातस को मारने की कोशिश में हैं। स्पार्टकस अपने प्रतिद्वंदी को मारने के साथ ही उस आदमी पर कुल्हाड़ी फेंक कर उसे भी मार गिराता है। इस बीच बतियातस के पेट में चाकू लगने से जख्म भी हो गया था। दूसरे आदमी को बारका ने मार गिराया। उन दोनों आदमियों के शरीर पर स्लेव्स के निशान थे। बतियातस बारका से इन स्लेव्स की जानकारी निकालने को कहता है। उसकी जान बचाने के बदले वो स्पार्टकस को वापस एक ग्लैडिएटर्स में शामिल कर लेता है और वादा करता है कि वो उसकी पत्नी को जरूर ढूंढेगा, जबकि पहले उसने बस उसकी पत्नी को वापस लाने का झूठा वादा किया था। अब स्पार्टकस वापस एक ग्लैडिएटर्स में शामिल हो गया था। बतियातस कापुआ में बारिश करवाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तभी लुक्रेशिया बताती है कि थोड़ी देर में मैजिस्ट्रेट आने वाले हैं और वो अपने प्राइमल में ग्लैडिएटर्स की फाइट करवाना चाहते थे।
मजिस्ट्रेट के साथ मार्कस भी आया था। मजिस्ट्रेट बताता है कि कापुआ में बारिश करवाने के लिए उन्होंने ना जाने कितने जानवरों की बलि चढ़ा दी, लेकिन शायद भगवान इस धरती पर बारिश कराने की मूड में नहीं है। वो अपने प्राइमल में ग्लैडिएटर्स की फाइट करवा कर जनता का थोड़ा मनोरंजन करना चाहता था। इस फाइट में क्राइसस और स्पार्टकस दोनों को एक साथ थियोक्लिस, जिसे द शैडो ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, उसका सामना करना है, जो साक्षात मृत्यु है। थियोक्लिस का नाम सुनते ही बटियाटस और उसकी पत्नी दोनों की रूह कांप उठती है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि थियोक्लिस का सामना करने वाले सैकड़ों ग्लैडिएटर्स में से केवल एक ही कहानी बताने के लिए जीवित बचा है, और वो कौन है बाद में पता चलेगा। थियोक्लिस का नाम सुनकर एक बार के लिए क्राइसिस के दिल की धड़कन भी रुक गई। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थियोक्लिस कितना खतरनाक होगा, लेकिन स्पार्टकस को कोई अंदाजा नहीं कि थियोक्लिस क्या वाला है। बतियातस क्राइसिस को थियोक्लिस के अगेंस्ट नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो उसके लूडस का सबसे काबिल ग्लैडिएटर है। अगर वो इस फाइट में मर जाता है तो उसके लूडस का नाम भी अंधेरे में कहीं खो जाएगा। उधर स्पार्टकस और क्राइसिस भी एक साथ टीम की तरह काम करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन्होंने एक टीम की तरह थियोक्लिस के साथ फाइट नहीं की तो वो उसके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उधर लुक्रेशिया, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं था, इलीथिया उसे एक औरत जिसे वो पुजारिन बुलाती है उससे मिलने को कहती है, जो अपने रिचुअल से उसे माँ बनने का सुख दे सकती थी। रिचुअल में होने वाला सारा खर्चा इलीथिया उठाने को तैयार थी। इसके बदले वो बस एक बार क्राइसिस को करीब से महसूस करना चाहती है। क्राइसिस और स्पार्टकस को उसके पास लाया जाता है। इलीथिया स्पार्टकस से कहती है कि उनकी फाइट देखने के लिए ग्लैबर तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो उसकी मौत को अच्छे से ग्लैबर के साथ सेलिब्रेट करेगी। तभी बतियातस स्पार्टकस को अपने साथ ले जाता है। इलीथिया क्राइसिस से उसका लंगोट उतारने को कहती है। नीविया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्राइसिस को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लुक्रेशिया चाहती है कि इलीथिया अपने फादर से कहकर क्राइसिस को इस फाइट से अलग कर दे। उसे डर है कि क्राइसिस थियोक्लिस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन क्राइसिस फाइट छोड़ने से मना कर देता है। उधर बतियातस को उस आदमी का पता चल गया जिसने उसे मारने के लिए आदमी भेजे थे। वो मैजिस्ट्रेट का कजिन ओविडियस था, जिससे बतियातस ने काफी कर्ज ले रखा है। उधर डॉक्टर समझ गया था कि क्राइसिस और स्पार्टकस को एक टीम बनाने के लिए उसे अपने शरीर के जख्म दिखाने पड़ेंगे जो थियोक्लिस ने उसे दिए थे। पता चला डॉक्टर ही वो व्यक्ति है जो थियोक्लिस के साथ लड़ाई में जीवित बच गया था। वो उन्हें समझाता है कि ये फाइट जीतने के लिए उनमें से एक को थियोक्लिस को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे ने उस पर हमला करना होगा, लेकिन फिलहाल तो वो दोनों मिलकर डॉक्टर तक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। थियोक्लिस का कैसे करेंगे? जिसके बाद हम उसी पुजारिन को लुक्रेशिया के साथ देखते हैं, जो रिचुअल करने के बाद लुक्रेशिया को एक ड्रिंक पीने को देती है। वो लुक्रेशिया से ये भी कहती है कि उसे 1 घंटे के भीतर ही किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। उधर बतियातस ओविडियस के घर पर है। उसने उसकी पत्नी को मार दिया था। उसका एक छोटा बेटा भी है। ओविडियस अपने बेटे को बचाने के लिए बता देता है कि उसे मारने के लिए मार्कस ने उसे बतियातस के कर्ज के सारे पैसे लौटा दिए थे। ये जानने के बाद बतियातस बारका के हाथों ओविडियस को मरवा देता है, जिसके बाद लुक्रेशिया फिर से क्राइसिस को अपने पास बुलवाती है, क्योंकि उसे 1 घंटे के अंदर इंटीमेट होना था। लेकिन क्राइसिस का मन नहीं होता और वो बहाना मारता है कि कल उसकी फाइट है, इसीलिए आज वो उसके साथ इंटीमेट होकर कमजोर नहीं होना चाहता। लुक्रेशिया दुखी मन से उसे वापस भेज देती है। नीचे आकर क्राइसिस और नेविया इंटीमेट होते हैं, क्योंकि क्राइसिस नेविया से प्यार करता था। उधर दूसरी तरफ वारो स्पार्टकस को बताता है कि थियोक्लिस के खिलाफ फाइट जीतने पर उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि वो अपनी पत्नी की 10 गुना अधिक कीमत देकर खरीद सकता है। ये सुन स्पार्टकस सोच में पड़ गया। अब वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार कापुआ के हर एक शख्स को था। इलीथिया पानी पर पानी पी जा रही है। नेविया बताती है कि ये पानी का आखिरी गिलास था। ये सुनकर मार्कस इलीथिया को पानी ऑफर करता है। बतियातस का मार्कस को देखकर खून खौल रहा था, क्योंकि उसी ने उस दिन पिट में उसकी मौत का इंतजाम किया था। मैजिस्ट्रेट उन्हें अपने कजिन ओविडियस की मौत की खबर देता है। मार्कस को जब ओविडियस की मौत का पता चला, उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर के आशीर्वाद से स्पार्टकस और क्राइसिस ने मैदान में कदम रखा। सभी लोग क्राइसिस का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन स्पार्टकस को कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन दोनों इस बात से अनजान है कि जीवन और मृत्यु की ये लड़ाई उनकी नियति को पूरी तरह से बदल देगी।
जिसके बाद जैसे ही थियोक्लिस ने मैदान में कदम रखा, साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया और मैदान जिसमें हजारों दर्शक जमा थे मौत के सन्नाटे में डूब गए। जिसके बाद एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। कुछ पल बाद दोनों योद्धाओं ने थियोक्लिस को चीर डाला। क्राइसस और स्पार्टकस विश्वास नहीं कर पाते कि एक अपराजित योद्धा इतनी आसानी से हार गया था। वो जल्द ही जीत की खुशी मनाने लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। कुछ पल बाद थियोक्लिस फिर से उठा। अभी तक जो कुछ भी मैदान में हुआ वो तो बस वार्म अप था। इसके बाद वो थियोक्लिस की असली ताकत देखते हैं। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ थियोक्लिस ने स्पार्टकस और क्राइसस दोनों को नीचे गिरा दिया। क्राइसस को लगा कि वो थियोक्लिस को अकेले ही निपटा सकता है, इसीलिए अकेले जाकर उसने थियोक्लिस पर हमला किया और अवसर का लाभ उठाकर उसके पेट में छुरा घोंप दिया। लेकिन थियोक्लिस के लिए आम बात थी। वो क्राइसिस के सिर पर अपना विशाल सिर मार देता है, जिस वजह से क्राइसिस का सिर घूमने लगा। थियोक्लिस ने अपने पेट में घुसी लंबी तलवार निकाली और क्राइसिस पर 2 बार वार किया, जिससे वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देख नीविया और लुक्रेशिया की दिल की धड़कनें धीमी पड़ गई, लेकिन इथीलिया काफी उत्साहित दिख रही थी। जैसे ही थियोक्लिस क्राइसिस को खत्म करने वाला था, स्पार्टकस चिल्लाते हुए थियोक्लिस का नाम लेता है और एक बार फिर से उसके साथ लड़ने लगता है। स्पार्टकस को हारता देख क्राइसिस अपनी सारी ताकत लगाते हुए जमीन से अपना हेलमेट उठाता है और थियोक्लिस की आंखों में सूरज की रोशनी से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसा कि डॉक्टर ने उन्हें सिखाया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्पार्टकस एक तलवार उठाता है और थियोक्लिस की कमर पर वार करता है। फिर अपनी पूरी ताकत से स्पार्टकस थियोक्लिस की गर्दन काटता है और फिर आखिर में बड़ी सफाई से उसने थियोक्लिस का सिर काट दिया। इस तरह एक अपराजित योद्धा को हराने के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, मानो वो भी स्पार्टकस की जीत का जश्न मनाने आ गई थी। वर्षों से सूखी पड़ी कापुआ की धरती पर आखिरकार बारिश ने दस्तक दी। हर कोई स्पार्टकस की जीत और बारिश का आनंद ले रहा है। केवल नीविया और लुक्रेशिया क्राइसिस को लेकर चिंता में हैं। स्पार्टकस को अब इस जीत की वजह से जो गौरव, सम्मान और धन प्राप्त होने वाला था, ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी सूरा को वापस पाने के लिए ये सब काफी होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज के लिए थोड़ा सा इंतजार तो बनता है, तो अपने दिलों की धड़कनें थाम कर बैठ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।